देखिए भाई, मैं आपको एक बार रिवाइज कर कर दूं। मतलब ये सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं आपको बार बार याद होना चाहिए कि इस टॉपिक में हम पढ़ क्या रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये हमारा चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं या सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं? सेकेंड पार्ट। अच्छा, फर्स्ट पार्ट क्या था भाई? फर्स्ट तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन था, मतलब बैटरी के अंदर में जो लिक्विड फिल किया जा रहा था उसी के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसी का नाम था इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। और उस सोल्यूशन का 4 कंडक्टेंस था, अगर आपको याद हो तो। और वो कंडक्टेंस जी था, लेमडा ए था, जी था, के था, लेमडा एम था, लेमडा इक्विवेलेंट था, है ना भाई? जिसमें आप लोग क्या पढ़ रहे थे कि डाइल्यूशन करने पे कप्पा तो कम हो जाता है, बाकी सारी चीजें बढ़ जाती हैं। क्लियर है ना? फिर जब हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूशन इनफाइनाइट टाइम्स कर दें तो हम लोग बोल देंगे कि जी और कप्पा का तो कोई बात नहीं है। तब हम लोग दो कंडक्टेंस के बारे में पढ़ने लगते थे, लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट के बारे में। जब आप डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर देंगे तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ते 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 एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, और उसका नाम क्या हो जाता था भाई? लेमडा एम इनफाइनाइट। इसी का नाम होता था लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। और इसके बारे में दो साइंटिस्ट ने काम किया था भाई, एक तो डीवाई और एक कोलॉर्सिस। वो समझ पा रहे हैं ना? उसके बाद वो टॉपिक वहीं पे खत्म हो गई थी। फिर हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो क्या था दूसरा टॉपिक का नाम क्या था? गैल्वेनिक सेल। क्या नाम था भाई? गैल्वेनिक सेल। और भाई देखिए, अभी तक हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा, लेकिन उसमें एक ही फॉर्मूला पढ़ा भाई, ई नॉट सेल। क्या पढ़ा भाई? ई नॉट सेल। और ई नॉट सेल क्या होता है? एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड, यही पढ़ाया गया है। क्लियर है ना? अभी देखिए, इसमें हम आज की क्लास में 3 फार्मूला और पढ़ेंगे भाई। एक फार्मूला तो आपको पढ़ा दिया गया है कि ई नोट सेल क्या होता है, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। और आज की क्लास में दो और फार्मूला पढ़ेंगे, किसका? गैल्वेनिक सेल का। ठीक है? तो चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे भाई। लिखिए क्वेश्चन। अरेंज, क्वेश्चन लिखेंगे भाई, अरेंज ए कॉमा बी कॉमा सी, अरेंज ए कॉमा बी कॉमा सी ऑफ रिड्यूसिंग पावर। और ये रिएक्शन लिखा गया है। रिड्यूसिंग पावर लिखना है, किसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ में लिखा गया है, पहले ध्यान देंगे, पहला जो रिएक्शन लिखा गया है, अब बताइए उसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? अरे भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। जब भी ई नोट लिखा होता है भाई, ई नोट लिखा है और रिएक्शन लिखा है रिडक्शन, तो मतलब जो ई नोट की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? एसआरपी या एसओपी का वैल्यू है? रिडक्शन होगा तो नाम क्या हो जाता है भाई? रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब इसकी एसआरपी की वैल्यू कितनी है भाई? -2.46 वोल्ट, है ना? अब यहाँ में देखिए बी का ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो क्या हो रहा है भाई? लॉस। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो ये जो पोटेंशियल लिखा गया है वो कैसा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अरे भाई, जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मालूम है तो क्या आप इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकते हैं? तो बताइए इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? केवल साइन तो क्या कर देना भाई, +0.7 वोल्ट, है ना? अब मुझे बताइए, यहाँ में क्या लिखा है भाई? ये तो रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखा है और इसकी वैल्यू कितनी है? 0.4 वोल्ट। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? क्या आपने सबका रिडक्शन पोटेंशियल लिख लिया? और इसको सबसे पहला काम क्या है भाई कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाइए, ईसीएस बनाइए। और आपको मालूम है कि ईसीएस में सबसे पहले वो आता है जिसका एसआरपी की वैल्यू कम होती है। अरे भाई, जिसकी एसआरपी सबसे कम होगा वो सबसे ऊपर में होगा, जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा होगा वो नीचे में होगा। आप मुझे बताइए कौन सबसे ऊपर में होगा भाई? ए। उसके बाद कौन होगा भाई? उसके बाद कौन होगा? सी। उसके बाद क्या होगा भाई? बी। क्या ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन गया? और बताइए, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन गया तो बताइए जो एलिमेंट ऊपर में होते हैं, ऊपर में, बताइए उनका क्या होता है? वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं क्या भाई? और भाई वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं तो बताइए रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए, सी, बी। क्या आप समझ पा रहे हैं? जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर होते हैं वो तो एनोड बनते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्लियर है ना? on the basis of on the basis of following chemical on the basis of following chemical changes
फॉलोइंग केमिकल चेंजेस ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई and H2 and H2 in increasing order of SRP in increasing order of SRP। और ये रिएक्शन लिख लीजिए। ये यहाँ में क्या हो रहा है, कुछ तो रिएक्शन हो रहा है भाई, कुछ तो रिएक्शन हो रहा है और कुछ रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, 5 रिएक्शन लिखा गया है जिसमें 2 रिएक्शन नहीं हो रहा है, 3 रिएक्शन हो रहा है। और आपको क्या लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस एलिमेंट को रखना है, किसको भाई, ए बी सी डी ई को। क्या आप समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं सॉल्व करा देता हूँ। अब बताइए, क्या ये जो ए है H2SO4 के साथ में रिएक्शन करके किसको डिस्प्लेस कर रहा है, बताइए, हाइड्रोजन को। और इसका मतलब ए जो होगा, क्या वो हाइड्रोजन से ऊपर होगा या नीचे होगा? अरे मैं बोला था ना कि जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर में होते हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो आप मुझे बताइए भाई, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये फर्स्ट रिएक्शन में बताइए, अगर मैं बात करूं ए और H2 में, क्या बताओ, ए ऊपर होगा H2 नीचे होगा, तभी ए H2 को डिस्प्लेस कर पाएगा। अच्छा, सेकेंड रिएक्शन में देखिए, सी क्या कर रहा है भाई, सी ए के साथ में रिएक्शन कर रहा है, मतलब किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, क्योंकि ये तो रिएक्शन हो रहा है, मतलब सी ए को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब सी ज्यादा रिएक्टिव होगा और ए कम रिएक्टिव होगा। और रिएक्टिव वाला तो ऊपर होता है, लेस रिएक्टिव वाला नीचे होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? तो बताइए, सी और ए में सी तो ऊपर होगा, ए नीचे होगा। क्या आप समझ पा रहे होंगे? अच्छा बताइए, थर्ड रिएक्शन में बताइए, थर्ड रिएक्शन में बताइए, ये रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब सी कम रिएक्टिव होगा, ई ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। ई ज्यादा रिएक्टिव होगा और सी कम रिएक्टिव होगा, तभी तो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को तो डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता है, इसलिए रिएक्शन नहीं हुआ होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? और बताइए नेक्स्ट डी में, अगर आप इसकी बात करेंगे भाई, डी और मतलब रिएक्शन हो रहा है, बताओ डी और बी में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? डी का। तो बताइए डी कहाँ होगा, डी तो ऊपर होगा, और ई कहाँ में होगा भाई, सॉरी बी कहाँ में होगा, नीचे। और डी H2SO4 के साथ में रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो आप मुझे बताइए, डी जो होना भाई, हाइड्रोजन का ऊपर में नहीं होगा, हाइड्रोजन का नीचे में, तभी रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो इस केस में हाइड्रोजन ऊपर और डी क्या हो जाएगा भाई, नीचे। ये तो हमने पता चल गया भाई। अब आपको इसको अरेंज कर लेना है, अब इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना देना है। आइए ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाएंगे तो बताइए, आप तो बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का ऊपर में तो ए है। अरे भाई, हाइड्रोजन का ऊपर में तो ए है, और ए का ऊपर में क्या है, सी। अरे भाई, ए का ऊपर में तो सी है, ए का ऊपर में सी है, और सी का ऊपर में क्या है, सी का ऊपर में तो ई है। और अब मुझे बताइए, और डी, बी का ऊपर में क्या है भाई, डी, लेकिन डी तो पता ही नहीं चल रहा पा रहा है। तो बताइए, क्या H2 का नीचे में क्या है, और डी का नीचे में क्या है? अरे भाई, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बन गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो बना लिया, और आप मुझे बताइए, ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन गया, और ऊपर से नीचे जाने पे बताइए एसआरपी की वैल्यू क्या होगी भाई, बढ़ेगी। मतलब किसका एसआरपी का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, बी का, और सबसे कम किसका होगा, ई का। कॉपी हो गया होगा। ठीक है, सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करके दिखानी है, तो लिखेंगे अरेंज, लिखिए भाई क्वेश्चन, अरेंज ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, अरेंज ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी in order of in order of reducing power, in order of reducing power, in order of reducing power, d plus a plus, no reaction। हाँ,
ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अरेंज ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी इन ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का किस ऑर्डर में लिखना है भाई? ऑर्डर में लिखे, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे। ये रिएक्शन है। तो भाई क्या करेंगे भाई, रिड्यूसिंग पावर बोला है तो आप सबसे पहले काम क्या होगा कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना लीजिए। अगर ECS बन जाएगा तो जो ऊपर में होगा वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझ पा रहे हैं? चलिए, हो गया क्या भाई? अब देखिए भाई, पहले पेयर बना लीजिए। देखिए डी और एफ में बताइए क्या ये रिएक्शन हो रहा है क्या? नहीं। मतलब कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? और भाई ए ज्यादा रिएक्टिव होगा, डी कम होगा। ए ऊपर होगा, डी नीचे होगा। और बताइए यहाँ में रिएक्शन नहीं हो रहा है, मतलब सी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और ए का रिएक्टिविटी कम होगा, है ना? इसलिए तो एस प्लस चार्ज को नहीं ले पा रहा है। क्लियर है ना? अच्छा, आप मुझे बताएंगे इसमें क्या हो रहा है? ये तो रिएक्शन हो गया भाई, मतलब डी ने बी को तो रिएक्शन कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। मतलब किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? डी का, और बी का क्या होगा? कम। उसी प्रकार यहाँ में बताइए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? रिएक्शन हो रहा है, मतलब सी की रिएक्टिविटी किससे ज्यादा है? बी से। तो आप क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना लीजिए ECS। और बताइए डी से ऊपर में क्या है? यहाँ में डी है तो ए ऊपर हो जाएगा, और ए का ऊपर में क्या है भाई? सी। और बताइए डी का नीचे में क्या है भाई? बी। और बताइए, और बी का ऊपर में क्या? कुछ गलती तो नहीं हो रही है ना भाई? देखिए एडी में क्या हो गया? एडी में तो हमारा ए ऊपर है, डी नीचे है। फिर देखिए ए से ऊपर में क्या है? सी है। तो ए से ऊपर में क्या हो गया? सी। और बी और डी में बताइए कौन ऊपर में है? डी। और बताइए सी कहाँ में है? बी का ऊपर में है। तो बी का ऊपर में सी। हाँ है ही है भाई, बी का ऊपर में सी तो है ही है। तो ये हमारा क्या बन गया? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बन गया? बी का ऊपर में सी है कि नहीं है? और आप मुझे बताइए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन गया, और किसका पावर किसका लिखना है? रिड्यूसिंग पावर। तो बताइए क्या हो जाएगा? CaDB। क्या आप समझ पा रहे होंगे? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट। क्वेश्चन क्या होगा भाई? विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बताइए। अच्छा बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है भाई? रिड्यूसिंग जो बताइए ऊपर में होता है या नीचे में होता है? ऊपर में। और ऊपर में कौन होगा इस सब में? ऊपर में कौन होगा? सोडियम। तो सोडियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है भाई। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसी में भाई क्वेश्चन सेम है। मान लो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ए है। क्वेश्चन नंबर सेम रहेगा। कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है आपको बताना है। एक बार ऑप्शन में लिखा है Li+, सेकेंड में लिखा है भाई Zn, कॉपर, और फोर्थ में लिखा है कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा? बताइए कौन होगा? बताइए Li होगा। कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? सोच के करिए, गलती हो सकता है। क्या होगा? जिंक। कितने स्टूडेंट है जिनका आंसर जिंक आ रहा है? सेकेंड आ रहा है। भाई देखिए ये क्या है? मेटल का केटाइन है, और मेटल का केटाइन का हमेशा क्या होता है बताइए? रिडक्शन। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। भाई मेटल का तो ऑक्सीडेशन होता है, मेटल केटाइन का रिडक्शन होता है। नॉन मेटल का रिडक्शन होता है, लेकिन नॉन मेटल का एनाइन का ऑक्सीडेशन होता है। आपको बताया गया था ये। अब मुझे बताइए Li तो आंसर नहीं होगा, और Na+ भी आंसर नहीं होगा। और बताइए रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो ऊपर में होता है। और ऊपर में कौन होता है? Zn या कॉपर। तो करेक्ट आंसर इज बी, Zn। भाई कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? जो ऊपर में होता है। और ऊपर में आपने डायरेक्ट Li+ को देखा और आंसर Li+ टी करेंगे तो गलत हो जाएगा। वो मेटल नहीं है, वो मेटल का केटाइन है। और मेटल का केटाइन का टेंडेंसी क्या है? रिडक्शन होने का। अगर उनका रिडक्शन होगा तो कौन सा एजेंट हो जाएगा भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट। लिखिए भाई विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्या आंसर हो जाएगा? F2। क्या हो जाएगा भाई? F2। सेम क्वेश्चन नंबर सेम है भाई। अब इसमें भी बताना है कौन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। आंसर आंसर Cl2 होगा क्या? अब मुझे क्या बोला है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद का क्या होना वाला होगा बताइए। सेल्फ का क्या होगा? रिडक्शन। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है भाई सेल्फ का तो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन उसी का होता है जो कहाँ में होते हैं? नीचे में। और ये तो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि ये मेटल नॉन मेटल का एनाइन है, और नॉन मेटल का रिडक्शन होता है, लेकिन नॉन मेटल का एनाइन का ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है ना? तो या तो हमारा आंसर Cl2 होगा या I2 होगा, लेकिन आपको बताया गया था। लेकिन कौन नीचे में होगा? जो नीचे में होगा उसका उसका भाई क्या होगा? उसका रिडक्शन जल्दी से होगा। मतलब आप बताइए, होता तो F2 का, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में लिखना था F2 Cl2 Br2 I2, तो नीचे में कौन आएगा? Cl2। अगर Cl2 आएगा तो उसका रिडक्शन जल्दी से हो जाएगा, मतलब वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या आप समझ पा रहे हैं? सेम क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, और ये हमें सोच समझ के बताइएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? Cu+2। चलिए ठीक है, और बाकी और किसी का आंसर? क्या Cu+2 आ रहा है? क्या आ रहा है? किसका रिडक्शन होगा भाई? जिनका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं ना। बताइए क्या? Li+। क्या होगा? किसका रिडक्शन होगा? कौन हमारा अच्छा रिड्यू जो ऊपर में होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, नीचे में होता है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। अब बताइए कौन होगा इसमें से? किसी का आंसर कुछ आ रहा है तो बोलिए, कौन सा? Cu+2 आ रहा है क्या आप लोग का आंसर? आप थोड़ा सा ध्यान देना भाई। ये क्या है? मेटल है कि नहीं है? मेटल। और मेटल का क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन। याद रखिए, मेटल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। लेकिन मेटल का केटाइन का क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा भाई? रिडक्शन। मतलब रिडक्शन तो किसका होगा भाई? Cu+2 का और Li+2 का। लेकिन किसका रिडक्शन अच्छा होता है? जो ऊपर होता है या जो नीचे होता है? नीचे। नीचे कौन होगा? कॉपर। याद रखिएगा, कोई Ag मार देगा, टिक कर देगा, अरे भाई ये चापा मेटल है इसलिए इसको मार देंगे। गलती हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। मेटल का ऑक्सीडेशन होगा। मेटल का तो क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन। लेकिन मेटल का केटाइन है तो उसका रिडक्शन होगा, और मेटल का केटाइन तो यही है, लेकिन ये ऊपर में है, मतलब इनका ऑक्सीडेशन, इनका क्या होगा भाई? रिडक्शन ना बोला है। Li+ का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा भाई? Cu+2। क्या आप समझ पा रहे हैं? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना भाई? अब बहुत सारा अभी हो जाए और क्वेश्चन करना है अभी। लिखिए, आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्गेस्ट OA एंड RA। OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर है ना? आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्गेस्ट OA एंड RA।
ठीक है भाई, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, मैं सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या ई नोट दिया है और ई नोट दिया है, तो बताइए पहला जो रिएक्शन है भाई उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? अरे भाई, इलेक्ट्रॉन का लेना ऑक्सीडेशन नहीं होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है भाई? रिडक्शन। मतलब जो फर्स्ट रिएक्शन है वो बताइए ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? रिडक्शन है। और उस समय जो पोटेंशियल है वो बताइए क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब ये जो वैल्यू गिवन है वो किसका वैल्यू गिवन है भाई? एसआरपी का गिवन है। और अब मुझे बताइए यहाँ में भी क्या हो रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है मतलब इसका भी रिडक्शन हो रहा है। और ये जो पोटेंशियल है वो कौन सी पोटेंशियल है भाई? एसआरपी, रिडक्शन पोटेंशियल है। मतलब जो दोनों रिएक्शन है वो क्या है भाई? दोनों एसआरपी ही है। मतलब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। और आपको बताना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा बताइए, आप लोग यहाँ में Mn का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +7 आ जाएगा। आप मुझे बताइए, ये Mn +7 से +2 में जा रहा है, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन होगा तो ये क्या होगा भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ में +4 से +2 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी क्या होगा भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यहाँ में हमारा आंसर तो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना भाई, लेकिन दोनों में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है उसको बताना है। क्या आप समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार आप थोड़ा सा रिएक्शन को उल्टा करके देखिए भाई, इधर से देखिए Mn+2 से Mn+7 जा रहा है। अरे भाई, Mn+2 से Mn+7 जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को तो लॉस कर रहा है ना। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो इसको क्या बोला जाएगा भाई? रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ में ये भी क्या है भाई? रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दो रिड्यूसिंग एजेंट है, और उन दोनों में से आपको चूज करना है कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? क्या आप जानते हैं क्या, जिसका एसआरपी का वैल्यू ज्यादा होता है, जिसका एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होती है, अरे भाई जिसका एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होगा वो तो नीचे होगा, और नीचे होगा तो उनका रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। मतलब जो एलिमेंट सबसे नीचे होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऊपर में होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब मुझे बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दो है, एक तो MnO4- है और Sn+2 है, लेकिन दोनों में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं भाई? रिडक्शन होने की टेंडेंसी। और किसका रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा है? जिसका एसआरपी ज्यादा है, जिसका एसआरपी ज्यादा है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या इसका एसआरपी की वैल्यू कितनी है भाई? 1.52, और इसका एसआरपी क्या है? 0.10। बताइए किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है, मतलब इसका रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा है। अगर रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। अगर मैं बात करूं भाई, अगर मैं लिखूं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? MnO4-1। मैं इसको 2-3 बार समझाऊंगा, और 2-3 बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर समझ में नहीं आएगा भाई। आप देखिए, मैं पहला बार, क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? मैंने बोला कि देखिए, अगर एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा होता और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल लिखा होता, तो आपका काम ये था कि दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेना था। उसके बाद आप देखिए कि रिडक्शन पोटेंशियल हमारा, देखिए मतलब दोनों को किस में, अगर एक ऑक्सीडेशन है दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल है, तो दोनों को सेम में कर दीजिए, दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल बना लीजिए। उसके बाद आप देख रहे हैं भाई, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑप्शन तो दो है और दोनों में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है वो ढूंढना है। तो आपने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है उसका एसआरपी ज्यादा होता है। एसआरपी ज्यादा होता है तो उसका रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा होता है। अगर वो रिडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू में देख लेंगे कि किसका एसआरपी ज्यादा है, जिसका एसआरपी ज्यादा है वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, आप थोड़ा सा उल्टा सोचना है भाई, क्या आपको क्या करना है भाई? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या करना है? रिड्यूसिंग एजेंट। अरे भाई, रिड्यूसिंग एजेंट में आपने क्या देखा था कि जिसका एसओपी ज्यादा था, क्या था भाई? एसओपी जिसका ज्यादा है उसका क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। या जिसका ऐसा आप पढ़े थे ना भाई, रिड्यूसिंग जो पावर है ना भाई, रिड्यूसिंग एजेंट बोलिए, क्या वो एसओपी का डायरेक्टली था? और एसआरपी का क्या हो जाएगा भाई? इनवर्सली। मतलब जिसका एसआरपी, आप थोड़ा ऐसा सोचिए, क्या लिथियम सबसे ऊपर होता है भाई? क्या लिथियम का एसओपी सबसे ज्यादा है, +3.05 हो जाता, लेकिन क्या लिथियम का एसआरपी सबसे कम है, -3.05? क्लियर है ना भाई?
क्या लिथियम का एसआरपी सबसे कम है तो क्या लिथियम सबसे ऊपर में होगा? अगर सबसे ऊपर में होगा तो लिथियम का बताइए ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा भाई? रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर हो जाएगा। मतलब जिसका एसआरपी सबसे कम, जिसका एसआरपी सबसे कम वो क्या बन जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, रिड्यूसिंग एजेंट में तो Mn+2 भी है और क्या भी है भाई? Sn+2। लेकिन दोनों में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका एसआरपी ज्यादा है या जिसका एसआरपी कम है भाई? जिसका एसआरपी कम होगा। अरे भाई जिसका एसआरपी कम होगा उसका एसओपी तो ज्यादा हो जाएगा। क्या आप मुझे बताइए, क्या इन दोनों में किसका एसआरपी सबसे कम है? इसका एसआरपी कम है तो कौन रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट होगा? Sn+2 या Mn+2? Sn+2। तो बताइए अगर मैं बात करूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भाई वो क्या हो जाएगा? आंसर इज Sn+2। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है भाई? देखिए दो दो ऑप्शन था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी दो ऑप्शन था, दोनों में स्ट्रॉन्गेस्ट ढूंढना था। और ये क्या है? दोनों क्या है भाई? रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि आप थोड़ा उल्टा सोचिए भाई, जब हम इधर से इधर जाएंगे तो बताइए +2 से +7 हो गया, ऑक्सीडेशन ना हो गया भाई? अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो दो रिड्यूसिंग एजेंट है, एक तो Mn+2 है, दूसरा Sn+2 है भाई। उल्टा सोचिए, क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? एक बार मैं और बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ढूंढना है और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी ढूंढना है। तो आप देखिए आप लोग क्या कर रहे थे भाई, आप पढ़े थे कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी होता है, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसओपी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए यहां से यहां जा रहे हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है भाई? गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये भी क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो किससे देख लेंगे? एसआरपी से। तो जिसका एसआरपी ज्यादा, किसका एसआरपी ज्यादा? ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू ज्यादा है तो MnO4- स्ट्रॉन्गेस्ट क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट में देखना है तो भाई आप लोग को मालूम है, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। आप ये ऐसा उल्टा सोचिए, ये +2 से मान लो रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये +2 से +7 में जा रहा है, तो क्या यहाँ में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो इनका क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या बन जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये भी क्या बन जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये दो रिड्यूसिंग एजेंट है और दोनों में कंपेयर करना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, तो क्या देख लेंगे? जिसका एसआरपी कम। अरे भाई जिसका एसआरपी कम वो रिड्यूसिंग क्या हो जाएगा? एजेंट हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, अगर इसके बाद भी नहीं आया होगा तो नहीं ही आएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट कॉपी कर लीजिए। क्या कॉपी हो गया होगा? ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हम लोग का क्वेश्चन ऐसा टाइप का होगा, इसमें 3 क्वेश्चन होगा, 3 पार्ट होगा। पहला पार्ट लिखिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए भाई। क्वेश्चन लिखने के बाद इसका 3 पार्ट होगा और 3 पार्ट का आंसर आपको बताना होगा। ठीक है, पहला लिखेंगे आइडेंटिफाई एनोड एंड कैथोड। पहला लिखेंगे आइडेंटिफाई एनोड एंड कैथोड। भाई आप देख के भी बता सकते हैं। एनोड किसका है? क्रोमियम का। और कैथोड किसका है? सिल्वर का। ठीक है, आइडेंटिफाई एनोड एंड कैथोड। चलिए दूसरा सेकेंड पॉइंट लिखेंगे राइट सेल रिएक्शन। राइट सेल रिएक्शन मतलब सेल की रिएक्शन लिखना है। और थर्ड में लिखना है भाई फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम। और बताइए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां होता है? एनोड टू कैथोड। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा ध्यान दो। एक क्वेश्चन को मैं, ये वाला क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, इसके बाद एक सिमिलर क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपको सॉल्व करना होगा। आप थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आपको मालूम हो तो सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है, एनोड 2 लाइन फिर कैथोड होता है, और ये सॉल्ट ब्रिज को बताता है। और सॉल्ट ब्रिज का पहले जो लिखा होता है वो एनोड होता है, सॉल्ट ब्रिज के बाद लिखा होता है वो कैथोड होता है। क्लियर है ना? मालूम है ऐसा आपको? तो देखिए सबसे पहले मान लो फर्स्ट पार्ट का मैं बोलूं, बताइए एनोड किसका है? अरे भाई एनोड तो क्रोमियम का है। और कैथोड किसका है बताइए? कैथोड किसका लेना है? सिल्वर।
समझ पा रहे हैं? और वैसे भी मालूम है हम लोग का कि जो ऊपर में होता है, जो मोर रिएक्टिव होता है, उसी को क्या बनाते हैं? एनोड। और जो नीचे वाला होता है उसको क्या बनाते हैं? कैथोड। और बताइए सिल्वर चापा मेटल है कि नहीं है? नीचे आएगा ना भाई, हाइड्रोजन का नीचे में आएगा, और उसको क्या भी बनाना है? कैथोड। समझ पा रही है? समझ पा रहे होंगे आप लोग। देखिए सेकेंड में क्या बोला है कि इसका सेल रिएक्शन लिखिए, मतलब एनोड में क्या रिएक्शन होगा और कैथोड में क्या रिएक्शन होगा उसको लिखना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, पहले एक क्वेश्चन को समझेंगे, बाकी आपको खुद करना है। अब मुझे बताइए यहाँ में क्या हो रहा है कि एनोड में क्या हो रहा है भाई? एनोड में तो यही हो रहा है ना, क्रोमियम किस में कन्वर्ट हो रहा है बताइए? Cr+3 में। जब क्रोमियम Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा? 3। और बताइए कैथोड में क्या हो रही है? बताइए कैथोड में तो क्या हो रहा है कि जो Ag+1 है, रिडक्शन तो हो रहा है, Ag+1 Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो Ag प्लस जब Ag में कन्वर्ट होगा भाई तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज तो बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ में क्या है भाई? +1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ में लिखना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज बैलेंस होना चाहिए। ये रिडॉक्स रिएक्शन में सिखाया गया। अब आप मुझे बताइए, आपको तो सेल का रिएक्शन लिखना है, और सेल का रिएक्शन लिखना है तो दोनों को तो ऐड कर देना है। लेकिन जब दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो आपको ध्यान रखना क्या है कि इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, मतलब दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? बराबर। यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3, और यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो आप क्या करेंगे भाई? इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा भाई? 3 से। समझ पा रहे हैं ना? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा भाई? बराबर। मतलब जितना वो इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, अब दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो जो सेल रिएक्शन होगा, या बोला जाएगा फुल सेल रिएक्शन जो होगा, वो क्या होगा भाई? ध्यान दीजिए, यहाँ में Cr, अब रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साथ में ऐड करना है, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ में क्या हो जाएगा भाई? 3Ag+। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा भाई। अब बताइए यहाँ में क्या होगा? ऊपर में Cr+3, और यहाँ में क्या होगा? 3Ag। तो उस सेल के अंदर में ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होगा। क्लियर है ना भाई? और बताइए इस रिडॉक्स रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? 3 ट्रांसफर हो रहा है भाई। क्रोमियम ने, देखिए Cr ने Cr+3 में कन्वर्ट हुआ तो 3 इलेक्ट्रॉन दिया, और वही Ag ने 3 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो इसका जो थर्ड आंसर है उसमें n जो है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो आंसर इज क्या हो जाएगा भाई? 3। यही 3 टर्म आपको लिखना है, एनोड किसका होगा, कैथोड किसका होगा, और आपका सेल रिएक्शन क्या होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है, वो तीनों लिखना है इसमें। ये होंगे भाई। तो बताइए यहाँ में फर्स्ट पॉइंट में इसका एनोड किसका बना है भाई? एनोड एल्युमिनियम का बना है, और कैथोड किसका बना है? जिंक का। और दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का होगा ऑक्सीडेशन, और जिंक का होगा रिडक्शन, नीचे में आता है। ठीक है। और बताइए अगर एनोड पे क्या है? एल्युमिनियम, तो ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन में एल्युमिनियम किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई? Al से Al+3। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा भाई? 3। और बताइए कैथोड में जो हो रहा है, कैथोड किसका बना है? जिंक का। और जिंक का क्या हो रहा है? रिडक्शन। मतलब Zn+2 क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिंक। लेकिन आपको क्या करना पड़ता है? रिएक्शन को तो ऐड करना पड़ता है, और रिएक्शन को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन दोनों साइड क्या होना चाहिए भाई? इक्वल होना चाहिए। और इक्वल होने के लिए बताइए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसका 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक सुटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए, ताकि दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए, है ना? तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहा है भाई? 6। तो बताइए जब आप ऐड करेंगे और फुल सेल रिएक्शन लिखेंगे, फुल सेल जो रिएक्शन होगा भाई, तो देखिए क्या हो जाएगा? 2Al, और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Zn+2 gives 2Al+3 प्लस 3Zn। यही हो जाएगा ना? यही हमारा हो जाएगा फुल सेल रिएक्शन। और ये फुल सेल रिएक्शन हो गया, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है बताइए? 6। देखिए भाई जब आप समय होगा तो आपको जब ये क्वेश्चन इस टॉपिक पे प्रैक्टिस कराई जाएंगी तो आप डायरेक्टली ये रिएक्शन को देख के सब कुछ बता सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मुझे बताइए यहाँ से यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है भाई? कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? 3। और यहाँ से यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन बताइए गेन हो रहा है? 1। अरे भाई इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट होना चाहिए,
तो बताइए बराबर करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 से। मतलब उसमें कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? 3। और आप थोड़ा सा यहाँ में ध्यान देंगे। तो अब मुझे बताइए भाई, यहाँ में ध्यान दीजिए, ये Al से Al+3 जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कितना लॉस हो रहा है भाई? 3। और यहाँ में बताइए कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है? 2। अरे भाई इलेक्ट्रॉन लॉस होगा गेन होगा, बराबर तो होना चाहिए। बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी होगी, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उस रिडॉक्स रिएक्शन में। और रिएक्शन को भी डायरेक्टली एक लाइन में लिखना सिखाया जाएगा, लेकिन थोड़ा समय आने दीजिए। क्लियर है ना भाई यहाँ तक? E0 A+2 से A की वैल्यू 1.5 वोल्ट है, और E0 B+2 से B की वैल्यू 0.5 वोल्ट है। E0 सेल क्या होगा? अब मुझे बताइए E0 सेल निकालने का फॉर्मूला आपको याद है क्या भाई? E0 सेल, क्या E0 सेल इज इक्वल टू SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। अरे भाई यहाँ में कुछ आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कैथोड है कौन एनोड है ना? अगर हम लोग का भाई देखिए गैल्वेनिक सेल ऐसा बनता था, तो यहाँ में ऐसा लगा होता था, तो यहाँ में पता चल जाता था कि ये एनोड है और ये कैथोड है। लेकिन यहाँ में कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कौन एनोड है कौन कैथोड है, तो कैसे चेक करना है? आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर यहाँ में क्या लिखा है भाई, दोनों में बताइए, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है? दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल। आप ध्यान दीजिए भाई, A+2 से A में क्या रिडक्शन हो रही है ना भाई, ये, और यहाँ में +2 से 0, बताओ रिडक्शन हो रहा है ना भाई। तो आपको जो दोनों पोटेंशियल दिया है वो कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब ये दोनों किसकी वैल्यू है भाई? SRP की। और ये भी जो वैल्यू है वो किसका है? SRP का। तो इसका SRP की वैल्यू कितनी है भाई? 1.5 वोल्ट, और इसका क्या हो जाता है? 0.5 वोल्ट। ये दोनों SRP है। कौन कैथोड बनेगा कौन एनोड बनेगा, बात अब भाई इसके बारी है ना भाई। अगर मान लो एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता, तो हम लोग क्या करते? उसका साइन को चेंज करके उसका रिडक्शन पोटेंशियल कन्वर्ट कर लेते। क्लियर है ना? आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये भी SRP है ये भी SRP है, तो मैं अब आप क्या करना है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना लेना है भाई, ECS। बताइए जिसका SRP की वैल्यू कम होता है वो ऊपर होता है, जिसका SRP ज्यादा वो नीचे होता है। कौन ऊपर होगा? बी होगा ऊपर और ए होगा नीचे, होगा ना भाई। जिसकी एसआरपी कम होती है वो ऊपर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और जिसका एसआरपी ज्यादा होता है वो नीचे होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब मुझे बताइए, बी होगा ऊपर ए होगा नीचे, तो बताओ एनोड किसका बनाना है? ऊपर वाला का। अरे भाई एनोड किसका बनाना है? ऊपर वाला का। और कैथोड किसका बनाना है? नीचे वाला का। अरे भाई ऊपर है बी, तो बी का क्या बनाया जाएगा? एनोड। और ए का क्या बनाया जाएगा भाई? कैथोड। क्या आप समझ पा रहे हैं? आप मुझे बताइए भाई, क्या आप समझ पा रहे हैं ये? अरे भाई समझ पा रहे हैं ना? जिसका एसआरपी ज्यादा होता है, जिसका एसआरपी ज्यादा होता है वो तो नीचे होता है, और नीचे होता है उनका रिडक्शन होता है, रिडक्शन होगा वो कैथोड के जैसा लाई करेगा भाई। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब मुझे बताइए, ये दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, लेकिन बी को क्या बनाना है? एनोड। बी को क्या बनाना है? एनोड। मतलब ये एसआरपी ऑफ क्या है भाई? एनोड। और ये ऊपर वाला क्या है? एसआरपी ऑफ कैथोड। क्या वो कैथोड का एसआरपी है और ये किसका एसआरपी है? एनोड का एसआरपी है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब बताइए, अब तो E0 सेल ही निकालना है, और E0 सेल क्या हो जाएगा भाई? E0 सेल तो हो जाएगा SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। और बताइए कैथोड का SRP कितना है? 1.5, और इसका कितना हो जाएगा भाई? 0.5। तो आंसर इज क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट। क्या मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ आज? बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो। लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैलिड नहीं होगा, स्पीड बढ़ जाता है ना। तो इसके बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको नोमेनक्लेचर और आइसोमरिज्म पढ़ाया जाएगा। ठीक है? हाँ, उसमें ही 1 महीना लग जाएगा भाई। कॉपी हो गया होगा? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या ये कॉपी हो गया? किसी का है 1.56? अब मुझे देखिए भाई, बोर्ड पे ध्यान देंगे।
पहला बताइए, देखिए क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो वैल्यू है ना भाई, वो एसओपी का वैल्यू कितना है, 0.76। तो बताओ इसका एसआरपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -0.76। और इनका क्या हो रहा है भाई, देखिए रिडक्शन। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है ना भाई, वो डायरेक्टली किसका पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हमारा क्या है भाई, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.80 वोल्ट। अब आप मुझे बताइए, जिसका एसआरपी, थोड़ा सा ध्यान देना भाई, जिसका एसआरपी कम होगा वो ऊपर होगा, और ऊपर होगा तो क्या बन जाएगा, एनोड। एनोड हो जाएगा। बताइए एनोड क्या मतलब, जो ये लिखा गया है वो किसका एसआरपी लिखा गया है भाई, एनोड का। और ये एसआरपी किसका है भाई, कैथोड का। जिसका एसआरपी ज्यादा होता है वो नीचे होता है, नीचे होगा कैथोड बनेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो बताइए, अब बताइए ई नोट सेल ही तो निकालना है, और ई नोट सेल क्या हो जाएगा भाई, ई नोट सेल तो हो जाएगा एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। और कैथोड का एसआरपी कितना है, 0.86 माइनस, और एनोड का एसआरपी कितना है, -0.76। तो 0.80 प्लस 0.76 क्या होता है भाई, 1.56 वोल्ट। क्या आप समझ पा, पता नहीं आप लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, वर्क डन बाई गैल्वेनिक सेल, वर्क डन बाई गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का वर्क डन निकालना भाई। देखिए भाई, वर्क डन बाई गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, अच्छा बताइए, ये गैल्वेनिक सेल बैटरी चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। अगर ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो कुछ काम करेगी भाई, क्या करेगी भाई, कुछ वर्क करेगी, मतलब वो बैटरी क्या करेगी भाई, कुछ वर्क करेगी। और इनका जो वर्क होता है, इनका जो वर्क होता है भाई, वो कौन सा वर्क होता है भाई, इलेक्ट्रिकल वर्क। कौन सा वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क। तो ये इनका जो वर्क होता है वो कैसा वर्क होता है भाई, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। अच्छा बताओ, मैं यहाँ में कुछ काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ भाई, लेकिन मेरा जो काम कौन सा वाला है, टीचिंग वर्क है। और लेकिन जब हमारा गैल्वेनिक सेल बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो कुछ काम करती है, लेकिन वो काम किस में करती है भाई, इलेक्ट्रिकल वर्क करती है। और वो इलेक्ट्रिकल वर्क किसके बराबर होता है भाई, चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज। समझ पा रहे हैं ना, वो उनका जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो क्या होता है भाई, क्यू मल्टीप्लाई बाई वी। और ये क्या है, वी वोल्टेज है। ये सेल का पोटेंशियल है, किसका पोटेंशियल है भाई, सेल का पोटेंशियल। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो वोल्टेज है वो किसका वोल्टेज है भाई, सेल का। अरे भाई किसका है, सेल का। तो क्या इसका जगह में हम बताइए ई सेल भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अरे भाई सेल का ही तो पोटेंशियल है। क्या आप समझ पा रहे हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और यहाँ में लिखा गया है चार्ज, क्या होता है भाई, चार्ज। अच्छा आप मुझे बताइए, जब भी गैल्वेनिक सेल काम कर रहा होता है तो उसमें जो करंट को, अच्छा बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हो, कहाँ से कहाँ जाता है, एनोड से कैथोड, उसके करस्पॉन्डिंग करंट का फ्लो होता है भाई। तो करंट का फ्लो कब हो सकता है, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो। समझ पा रहे हैं ना भाई। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब हम लोग गैल्वेनिक सेल ऐसा पढ़ रहे थे, तो यहाँ में क्या हो रहा था भाई, चार्ज कैरियर कौन था, इलेक्ट्रॉन। और बताइए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, बताइए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है भाई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बताइए, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और भाई माइनस का मतलब ये बताता है कि ये माइनस बताएगा कि ये किसके तरफ अट्रैक्ट होगा भाई, पॉजिटिव की तरफ में अट्रैक्ट होगा। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा भाई, सेम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। अरे भाई दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाई 2, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाई 10। उसी प्रकार एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा भाई, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई एन, कितना हो जाएगा भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई एन ए कूलम। अरे भाई हो जाएगा ना। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मतलब होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है और एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है, तो क्या भाई उसको एवोगेड्रोज नंबर से तो मल्टीप्लाई करना होगा। और जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसकी वैल्यू आती है 96500 कूलम। और भाई कितनी आ जाती है, 96500 कूलम। और ये वैल्यू हो गया 1 फैराडे। क्या हो गया भाई, 1 फैराड। अरे भाई ध्यान दीजिए, अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन, अरे भाई एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे, अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे। अरे भाई चार्ज तो उतना ही हो जाएगा ना, 2 फैराडे चार्ज। अरे भाई 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 फैराडे चार्ज। समझ पा रहे हैं भाई। उसी प्रकार चार्ज क्यू चार्ज है, अगर n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा भाई, n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो कितना चार्ज हो जाएगा, n फैराडे। अरे भाई कितना, n फैराडे। तो क्या ये क्यू का जगह में मैं लिख सकता हूं n इंटू एफ। तो बताइए ये जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है भाई,
बैटरी जो काम करती है उसका फॉर्मूला क्या है? NFE सेल, NFE सेल। और यहाँ में ध्यान दीजिए, क्या F क्या है भाई? कांस्टेंट है। F क्या है? फैराडे कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 96500। यहाँ में बताइए 1 फैराडे का मतलब तो आपको मालूम होता है कितना होता है भाई? 96500, 96500 कूलम। क्या आप समझ पा रहे हैं? जब भी बैटरी काम करती है, वर्क करती है, तो किसके बराबर होता है भाई वो वर्क? NFE सेल के बराबर होता है। और यहाँ में N क्या है भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहा है एनोड से कैथोड की तरफ में, वही है N। क्या N अभी कुछ देर पहले हम लोग निकालना सीख रहे थे? हाँ वही। और F क्या है भाई? कांस्टेंट है। और ये वर्क, वर्क किसका वर्क है भाई? जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है उसका वर्क है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो ये अभी तक मैंने बोला था कि गैल्वेनिक सेल में 3 फॉर्मूला आएंगे, जिसमें पहला फॉर्मूला ऑलरेडी आ चुका था। ई नोट सेल क्या होता है भाई? SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। और दूसरा फॉर्मूला क्या है भाई? उस बैटरी, उस सेल की जो वर्क होती है वो NFE सेल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? NFE सेल के बराबर। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है भाई? 96500 कूलम। और इतना कूलम को क्या बोल दिया जाता है? 1 फैराडे। अरे भाई 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो निकाल ही सकते हैं ना भाई, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो कुछ काम करती है, वो कितना काम करती है? NFE सेल इतना काम करती है। अच्छा ये कौन सा काम है भाई? इलेक्ट्रिकल वर्क है। कौन सा वर्क है भाई? इलेक्ट्रिकल वर्क। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक कॉपी हो गया है। एक टर्म होता है जी, गिब्स एनर्जी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी। ऐसा नाम सुना सुना लग रहा होगा जी, है ना? इसका नाम क्या होता है? गिब्स एनर्जी। और ये कौन सा एनर्जी है भाई? ये यूजफुल एनर्जी है। ये कौन सी एनर्जी है? यूजफुल एनर्जी। देखिए एनर्जी दो प्रकार की होती है, एक यूजफुल एक नॉन यूजफुल, है ना भाई? मतलब ये जो एनर्जी है जी, जो लिखा होता है गिब्स एनर्जी, वो यूजफुल एनर्जी है। जैसे आप भाई जाते हैं मार्केट में, एक बैटरी लेके आते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, इसके अंदर में एक बैटरी है। और ये बैटरी बताइए, शुरुआत में जब मैं क्लास में आया था तो बैटरी चार्ज हो रही होगी, है ना? पूरा चार्ज थी। जैसे जैसे टाइम बीता, क्या बताओ वो चार्ज सेम है या डिस्चार्ज हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है। मतलब क्या उसकी एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना भाई? अब भाई एक ऐसा समय आएगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा भाई? बैटरी डेड हो गई। बैटरी क्या हो गई भाई? डेड हो गई। अरे भाई बैटरी तो डेड हो गई, लेकिन क्या उसका अंदर में तो एनर्जी है भाई। लेकिन वो एनर्जी अब काम नहीं करेगा। मतलब वो कौन सा एनर्जी हो जाएगा भाई? नॉन यूजफुल एनर्जी। अरे भाई मास है तो एनर्जी है कि नहीं है? अगर बैटरी है, बैटरी खराब हो गई, लेकिन उसका अंदर में मास है, मास है तो एनर्जी होगा। अगर एनर्जी है लेकिन वो एनर्जी काम नहीं कर रही है, मतलब वो एनर्जी को किसमें काउंट किया जाएगा? नॉन यूजफुल एनर्जी में। किसमें काउंट किया जाएगा भाई? नॉन यूजफुल एनर्जी में। क्या आप समझ पा रहे हैं? अरे भाई समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? मतलब कभी भी हम बैटरी लेते हैं तो बैटरी में भी एनर्जी होती है, एक यूजफुल एनर्जी होती है, एक नॉन यूजफुल एनर्जी होती है। और जो यूजफुल एनर्जी होती है उसको गिब्स एनर्जी जी से लिखा जाता है। जब बैटरी खराब हो जाती है, बैटरी खराब हो गई, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका एनर्जी खराब हो गया, एनर्जी खत्म हो गया। भाई एनर्जी तो है, एनर्जी तो है, लेकिन बैटरी खत्म हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए करंट वर्क नहीं कर रहा है। मास है उस बैटरी का, कुछ ना कुछ मास होगा, मास होगा तो उसके पास एनर्जी होगा। लेकिन वो एनर्जी कैसी है भाई? नॉन यूजफुल एनर्जी। वो एनर्जी हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क में काम नहीं आ रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा आप देखिए, यहाँ में जो लिखा गया है, जो वर्क, सेल का जो वर्क डन है भाई, सेल का जो वर्क डन है, वर्क डन मतलब जो गैल्वेनिक सेल जो काम करता है भाई, वो किस काम करेगा? तो बताओ जब वो काम करेगा, बैटरी काम कर रही है, तो क्या उसका एनर्जी जो यूजफुल एनर्जी है वो बढ़ेगी या कम हो जाएगी? भाई शुरुआत में जो बैटरी पूरा चार्ज थी ना भाई, ये काम कर रहा था, तो बताओ बैटरी चार्ज मतलब ये काम करते करते मतलब इनकी जो यूजफुल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर में पहले एनर्जी था, लेकिन जब ये काम करना स्टार्ट करेगा तो उतना ही एनर्जी नहीं रहेगा भाई, वो कम हो जाएगा धीरे धीरे, है कि नहीं? अरे भाई जब फर्स्ट क्लास में आप लोग का चेहरा बहुत कैसा रहता है, अभी ऑटोमेटिक आंख बंद हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है कि नहीं? टाइम बीतेगा तो एनर्जी कम हो जाएगा भाई। तो थोड़ा सा ध्यान देना, जो गैल्वेनिक सेल का वर्क डन है वो माइनस यूजफुल एनर्जी का, डिक्रीज इन यूजफुल एनर्जी। अरे भाई जब बैटरी हमारी काम कर रही है तो क्या वो एनर्जी क्या हो रही है भाई? डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? ये तुम लोग नहीं समझ में आया। वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू, निगेटिव साइन क्यों लिखा गया है? क्योंकि इनका जो यूजफुल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है।
क्या आप समझ पा रहे हैं? बैटरी पहले चार्ज थी, उसका अब उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगा तो क्या वो बैटरी डिस्चार्ज होने लगेगी भाई, मतलब उनका यूजफुल एनर्जी उतनी ही है क्या, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो क्या लिखा गया है भाई, माइनस जी। मतलब जो वर्क डन बाय गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन यूजफुल एनर्जी, डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी। समझ पा रहे हैं भाई? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और ई सेल का फॉर्मूला आया था ना भाई, तो क्या था, एन एफ ई सेल, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। अरे भाई इसका जगह में जो सेल का वर्क था वो एन एफ ई सेल था, और इस माइनस को उधर लेके चले जाएंगे भाई तो आ जाएगा माइनस एन एफ ई सेल। तो भाई ये थर्ड फॉर्मूला हो गया ना भाई। क्या गैल्वेनिक सेल का तीन फॉर्मूला, एक तो ई नोट सेल इक्वल टू एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, और उसका जब बैटरी क्या हो रही है भाई, डिस्चार्ज हो रही है तो कुछ काम कर रही है, और वो काम कौन सा काम है, इलेक्ट्रिकल काम है भाई, इलेक्ट्रिकल काम है। और वो किसके बराबर होता है, Q मल्टीप्लाई बाई V, और Q को क्या लिखा जा सकता है, NF, और V जो वोल्टेज होता है उसको क्या लिख सकते हैं, सेल का वोल्टेज भाई, ई सेल। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, NF ई सेल। और जो जी होता है वो क्या होता है भाई, एनर्जी होती है। अरे भाई एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, गिब्स एनर्जी। और कौन सा गिब्स एनर्जी भाई, यूजफुल वाला एनर्जी। और यूजफुल एनर्जी को हम लोग जी लिखते हैं, जी मतलब यूजफुल एनर्जी। जब मान लो हम लोग बैटरी लेते हैं तो उसके पास एनर्जी ज्यादा होता है, लेकिन बैटरी जैसे जैसे डिस्चार्ज होने लगती है, डिस्चार्ज होने लगती है, तो इनका जो यूजफुल एनर्जी होती है वो टाइम के साथ में क्या हो जाती है भाई, घट जाती है। तो ये तो काम कर रहा है अपना, इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है। इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा तो जो यूजफुल एनर्जी है वो क्या होगी भाई, टाइम के साथ में घट जाएगी। वही माइनस डेल्टा जी के बराबर होगा, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस एन एफ ई से। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डेल्टा जी जो होता है गिब्स एनर्जी, आप लोग क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाई है, पढ़ाई कि नहीं? इसमें तीन बातें होती है, एक डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो, दूसरा डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, और नेक्स्ट में डेल्टा जी की वैल्यू जीरो। अब मुझे बताइए जब डेल्टा जी निगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। कैसा होता है भाई, स्पॉन्टेनियस। अरे गिव्स एनर्जी निगेटिव तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। अब मुझे बताइए, जब आप बताइए भाई डेल्टा जी की वैल्यू को यहाँ में निगेटिव रखेंगे तो क्या माइनस से माइनस कट जाएगा ना भाई, तो बताओ इस सेल की वैल्यू वहां में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। बताइए उस समय ई सेल जो होगा वो कैसा हो जाएगा भाई, पॉजिटिव। और ई सेल पॉजिटिव हो जाएगा। और बताइए डेल्टा जी खुद पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो आगे में माइनस है, तो बताइए उस समय ई सेल कैसा हो जाएगा, ई सेल कैसा हो जाएगा भाई, निगेटिव। क्या आप समझ पा रहे हैं? और अगर डेल्टा जी ही यहाँ में जीरो है भाई तो ई सेल भी क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा बताइए जब डेल्टा जी निगेटिव होता है तो आप बोलते हैं रिएक्शन कैसा है भाई, स्पॉन्टेनियस। कैसा है भाई, स्पॉन्टेनियस। और ये कैसा है भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा है भाई, नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये कहाँ में है भाई, इक्विलिब्रियम है। कहाँ में भाई, इक्विलिब्रियम। भाई थोड़ा सा ध्यान दो, डेल्टा, अच्छा बताइए स्पॉन्टेनियस का मतलब, ये जो कौन सी सेल की बात कर रहे हैं भाई, गैल्वेनिक सेल। कौन सी सेल की बात किया जा रहा है, गैल्वेनिक सेल। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनिक सेल में बताइए वो डेल्टा जी लेस देन जीरो मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। मैं आपको पहले भी बताया था कि वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अगर बैटरी लगा है तो वो अपने आप से डिस्चार्ज होगा, अपने आप से डिस्चार्ज होगा। उसके अंदर में एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। कैसी होती है भाई, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? तो आप मुझे बताइए जब सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस, मतलब वो चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, बताइए। चार्ज हो रहा है बैटरी या डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। क्या हो रही है भाई, डिस्चार्ज। बैटरी क्या हो रही है भाई, डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज हो रही है। और बताइए नॉन स्पॉन्टेनियस अपने आप से नहीं होगा, नहीं होगा तो आपको खुद कराना पड़ेगा, तो बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब ये क्या होता है भाई, चार्ज। और यहाँ में क्या है भाई, ये तो इक्विलिब्रियम है, ना तो चार्ज हो रहा है ना तो डिस्चार्ज हो रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर मैं बोलूं भाई इसमें दो तीन बात याद करिए, जब भी बैटरी चार्ज हो रही है उस समय सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव आता है, जब भी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव आता है, और जब भी हम लोग बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं, चार्ज करते हैं, उस समय सेल की पोटेंशियल निगेटिव होती है। अरे भाई मैंने क्या करा, मैंने बैटरी रखा भाई, बैटरी खरीद के लाया और इसको यहाँ में रख दिया। अगर बाहर रख देंगे तो ना तो वो चार्ज हो रहा है ना तो वो डिस्चार्ज हो रहा है भाई, तो वो कौन सा कंडीशन में है भाई, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। कहाँ में भाई, इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो जब आप ना तो चार्ज कर रहे हैं ना तो डिस्चार्ज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में होगा। क्या होगा, इक्विलिब्रियम। उस समय उस सेल की पोटेंशियल को जीरो मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा भाई, जीरो।
जैसे आप मान लो भाई बैटरी खरीद के लाए, घड़ी में लगा दिए भाई, तो घड़ी में उसका क्या एनर्जी धीरे धीरे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। डिस्चार्ज हो रहा है, होते 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 एक दिन खत्म हो जाएगा भाई। तो जब वो डिस्चार्ज हो रहा है तो उस समय उसकी सेल की पोटेंशियल कितनी होती है भाई? अरे भाई कितनी होती है? आप देखेंगे तो वहां में लिखा होता है वोल्टेज, देखेंगे इस बैटरी में लिखा है 1.5 वोल्ट। क्या लिखा है भाई? 1.5। अरे भाई वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव। मतलब जब भी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, और जब भी बैटरी चार्ज हो रही होती है तो सेल का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा भाई? नेगेटिव। और जब बैटरी लाए उसको बाहर रख दिए, ना तो आप चार्ज कर रहे हैं ना तो डिस्चार्ज कर रहे हैं, उस समय सेल की पोटेंशियल। चलिए तो एक क्वेश्चन करेंगे भाई। चलिए तो ये क्वेश्चन देखिए, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है लास्ट तक? ठीक है, बस आप लोगों को सुनना ही देना है बस। देखिए, ये रिएक्शन है और उसमें डेल्टा जी की वैल्यू दिया है और आपको सेल का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, मतलब सेल का पोटेंशियल मतलब ई सेल निकालना है। क्या निकालना है भाई? ई सेल। और डेल्टा जी की वैल्यू दिया है, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी दिया है बताइए? -996,500 जूल दिया है। अब बताइए जब ई सेल निकालना है भाई तो आपका दिमाग में एक फॉर्मूला आ रहा होगा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। अरे भाई उसमें डेल्टा जी भी दिया है और केवल आप एन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आंसर तो हो ही जाएगा। अरे भाई एन की वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे तो रिएक्शन तो हो ही जाएगा ना। लेकिन यहाँ में एन को कैलकुलेट करना ही मुश्किल है। समझ पा रहे हैं ना? तो आइए ध्यान दीजिए। जैसे उससे पहले हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं भाई। देखिए, जैसे मान लो यहाँ में लिखा है एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब मुझे बताइए यहाँ में जेड से जेड एन प्लस टू में जा रहा है भाई, जेड से जेड एन प्लस टू में जा रहा है, चार्ज में कितना का चेंजेज आ रहा है? 2 का। कितना का चेंज आ रहा है भाई? 2 का। और यहाँ में यहाँ से कितना में चेंज आ रहा है भाई? 2 का। मतलब इसमें बताइए कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 2। कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है भाई? 2। क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ लिए हैं, इसी को वैलेंसी फैक्टर बोलते थे। ठीक है, आप याद किए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए अभी अभी सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ में ये रिएक्शन लिखा गया है और आपको बताना है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, है ना? तो अब मुझे बताइए यहाँ में बताओ एल से एल प्लस थ्री में जा रहा है भाई, चेंजेस कितने के आ रहे हैं? चार्ज में यह 0 है और वहां में 3, तो चेंज कितना का आ रहा है भाई? 3 का चेंज आ रहा है। लेकिन क्या वो एक एल्युमिनियम का वजह से 3 का चेंज आ रहा है? अरे भाई एक एल्युमिनियम का वजह से चेंज 3 का आ रहा है, लेकिन कितना एल्युमिनियम है भाई? 2। तो चेंज कितना का आ जाएगा भाई? 6 का। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? अगर इसमें 6 का चेंज आ रहा है तो नीचे में भी सेम चेंज आना चाहिए, 6 का ही आना चाहिए। आप मुझे बताइए भाई, यहाँ में तो चार्ज 2 है और यहाँ में चार्ज 0 है, तो चेंज कितना का आएगा भाई? 2 से 0 में चला गया तो चेंज तो 2 का आएगा ना भाई। लेकिन एक जेड का वजह से चेंज 2 का आ रहा है, लेकिन जेड कितना है भाई? 3। कितना है भाई? 3। तो चेंज कितना का आ जाएगा भाई? 6। मतलब इसमें कितना एन की वैल्यू हो जाएगी? 6। कितना हो जाएगा भाई? 6। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई? अगर उसी प्रकार देखिए कोई भी आपको रिएक्शन लिखा है, यहाँ में क्या हो रहा था भाई? चार्ज लिखा था तो आप डायरेक्टली बता दे रहे थे, लेकिन इसमें तो चार्ज लिखा ही नहीं। क्या इसमें चार्ज लिखा ही नहीं? इसमें थोड़ा सा यूज होगा रिडॉक्स रिएक्शन। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे आप।
जैसे मान लो ये लिखा गया है और इसको मैं एक बार आपको सॉल्व करा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व करूंगा और सिमिलर एक क्वेश्चन आपको और दिया जाएगा जो आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो देखेंगे भाई, ये एक बार मैं क्या कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूँ। C4H10 प्लस 13/2O2 गिव्स 4CO2 प्लस 5H2O। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब क्या करेंगे भाई, इसमें आपको कार्बन का चार्ज निकाल लेना है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। अरे भाई निकाल सकते हैं ना आप कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, 4 × X प्लस हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1 = 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो कितनी हो जाएगी भाई -2.5। कितना हो जाएगा भाई -2.5। आप निकाल सकते हैं ना कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, x मान के तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे भाई, CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। किसमें भाई, CO2 में। अरे भाई इसमें कार्बन को अगर आप x मानेंगे 2 × -2 = 0, तो x - 4 = 0, x की वैल्यू 4, और यहाँ में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा भाई 4। अब आप मुझे बताइए, यहाँ में ऑक्सीजन का कितना है भाई 0, और यहाँ में ऑक्सीजन का कितना है भाई -2। कितना है भाई -2। अब आप मुझे बताइए यहाँ से यहाँ में चेंज कितना का आया। अरे भाई -2.5 से कहा में जा रहा है भाई 4, तो चेंज कितना का आएगा 6.5 का। अरे भाई कितना का 6 अरे भाई जब भी चेंज निकालना है तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, और बड़ा नंबर क्या है भाई 4, और छोटा नंबर क्या है -2.5। तो क्या हो जाएगा भाई 4 + 2.5 6.5। अरे भाई चेंज तो इतना ही आएगा ना भाई 6.5। चेंज कितना का आएगा 6.5। और बताओ वो चेंज कितना का है भाई, वो एक कार्बन का चेंज है, एक कार्बन का वजह से चेंज कितना का आ रहा है भाई 6.5। लेकिन कार्बन कितने हैं 4, तो बताइए कितना आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा 26 आ रहा है ना भाई। 6.5 × 4 ही तो करना है, कितना आ रहा है 26। मतलब देखो एक कार्बन का वजह से चेंज आ रहा है 6.5, लेकिन कार्बन तो 4 है भाई, तो 4 का वजह से चेंज कितना आ जाएगा 26। कितना आ जाएगा भाई 26। अब मुझे बताइए कि इसमें जितना चेंज आ रहा है क्या ऊपर में भी सब सेम चेंज आना चाहिए ना भाई, आएगा भी। अब मुझे बताइए ये 0 है, वहां में -2 है। अरे भाई जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निकालेंगे तो -2 आएगा, ऑक्साइड ही तो है। अब आप मुझे बताइए 0 से -2 में तो चेंज कितना का आएगा 2 का। कितना का आएगा भाई चेंज 2 का आएगा। लेकिन बताइए यहाँ में ऑक्सीजन कितना है भाई, इसका वजह से चेंज तो 2 आ रहा है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन कितना है भाई 13/2 × 2। अरे भाई देखिए 13/2 तो यहाँ में लिखा है ना, और ऑक्सीजन भी कितना है 2, मतलब ऑक्सीजन कितना है 13/2 × 2 है। अरे भाई है कि नहीं। अरे भाई ऑक्सीजन के 2 एटम है ना, और उसका आगे में 13/2 लिखा है, तो कितने ऑक्सीजन भाई 13/2 × 2। अरे भाई कितना का चेंज आया भाई 26। मतलब इसमें जितना चेंज आ रहा है उतने ही इसमें भी चेंज आ रहा है। बताइए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे भाई, एक तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। जब भी रिडॉक्स रिएक्शन लिखा जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन तो दिखता ही नहीं। अरे भाई रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है क्या, नहीं देता है। तो आप मुझे बताइए यहाँ में n की वैल्यू कितनी है 26। कितनी है भाई 26। तो अब तो आंसर ही हो गया भाई, अब क्वेश्चन ही सॉल्व कर लिया हम लोग। बताइए फॉर्मूला क्या था, डेल्टा G = -NF से, और डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है बताइए -96500, और n कितना है 26। फेराडे कितना होता है 96500 इंटू ई सेल। अब मुझे बताइए क्या ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इससे इससे कट जाएगा, तो इसको 26 से डिवाइड कर दो, तो ई सेल का वैल्यू कितना हो गया भाई 1/26 वोल्ट। चलिए इसका आंसर बताइए, n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू 4 किसी का नहीं आया, 4 आएगा। हाँ ठीक है, आंसर इज 2.5 वोल्ट ई सेल।
आप मुझे बताइए यहाँ में एल्युमिनियम का कितना आ गया भाई 3, और यहाँ में कितना है 0। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से बताइए चेंज कितना का आ रहा है, ये 3 से 0 में जा रहा है तो चेंज कितना का आ रहा है 3 का। लेकिन एल्युमिनियम कितना है भाई 2/3 इंटू 2, इतना एल्युमिनियम है, 4/3 एल्युमिनियम है। अरे भाई 2/3 तो आगे था, और एक एल्युमिनियम में चेंज 3 का था, तो दो एल्युमिनियम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ चेंज कितना का आ गया भाई 4। भाई जितना इधर आएगा उतना ही तो ये ऊपर भी आएगा। और आप मुझे बताइए यहाँ में ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना है -2, और यहाँ में कितना है 0। तो यहाँ से यहाँ में बताइए चेंज कितना का आ रहा है बताइए, -2 से 0, तो चेंज कितना का आ गया भाई 2। लेकिन ऑक्सीजन कितना है 2/3 इंटू 3। क्या समझ पा रहे हैं? 2/3 इंटू 3, तो बताइए कितना आ गया भाई 4। तो n तो पता चल गया कि n कितना होने वाला है 4। क्लियर है ना? और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE से, और डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है 965 किलो जूल है। जूल में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और n का वैल्यू 4, और f क्या होता है 96500 मल्टीप्लाई बाई ई से। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाई, सेल की पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा भाई, यहाँ में 10 बचेगा, और नीचे में -4 इज इक्वल टू ई सेल। तो बताइए ई सेल कितना आ गया बताइए -2.5 वोल्ट। इसका मतलब सेल की पोटेंशियल आ गई निगेटिव। इसका मतलब वो चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है बताइए, डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज। क्या हो रहा है भाई, चार्ज। फिर मान लो सेल का पोटेंशियल निगेटिव आ गया, मतलब क्या वो रिएक्शन फिजिबल है क्या, नहीं है। मतलब कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, क्या ये अपने आप से होगा, नहीं होगा। और अपने आप से कब होगा, जब सेल का पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक। लेकिन क्वेश्चन में एक बेसिकली आगे में माइनस था तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, अगर मैंने मान लो यहाँ में माइनस था, क्वेश्चन में माइनस था, मैंने लिखा नहीं, माइनस था तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू कैसी आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा नॉस इक्वेशन। ठीक है।